नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सदोष सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनिल मेदवेदेव को हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद केरला ब्लास्टर्स और चेन्नई FC के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक गोल की बराबरी पर थीं। भारत की ओर से ज्योति और नेहा ने एक गोल किया, वहीं स्पेन की ओर से सेगू मार्ता ने एकमात्र गोल किया। तो ये बड़ा ही, अगर हम देखें सचिन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था और काफी, जैसा कि हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक गोल की बराबरी पर थीं। काफी दोनों तरफ से काफी आक्रामक खेल दिखाया गया। किस तरीके से देखते हैं आप इस मैच को? निश्चित तौर पे भारत की बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछड़ने के बाद आपने पहले बराबरी करी, फिर उसके बाद आपने निर्णायक बढ़त ली। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी भारतीय महिला टीम के हिसाब से। और क्योंकि स्पेन कोई वैसी टीम नहीं है कि बहुत कमजोर प्रतिद्वंदी हो जिसको हम ये मान के चलेंगे हम उसको हल्के में लेना चाहिए था, और वो बढ़त भी ले चुके थे और उन्होंने डोमिनेट भी किया लगातार मैच में। लेकिन ये है कि बाद में जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी करी और गोल करने में सफल रहे, ये एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। और अभी अब से कुछ देर बाद हम ये कह सकते हैं 7:30 बजे भारत और स्पेन की जो पुरुष हॉकी टीम है वो भी आमने सामने होगी। तो वो मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद है। निश्चित तौर में देखिए, स्पेन टीम तो बड़ी टीम है इस टाइम दुनिया की, और भारतीय टीम भी उसी तरीके से अपने को साबित करती रही है बड़े मंचों पे। और अभी जो पिछले साल के जो ओलंपिक्स के रिजल्ट हैं वो भी बताते हैं कि बड़े मंच पे हम अब किस तरीके से ताकतवर होते गए हैं। तो निश्चित तौर पे वो मैच भी इसी तरह दिलचस्प होना चाहिए सिद्धार्थ। बिल्कुल, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके साथ ही कल भी आप पुरुष और महिला हॉकी का जो मैच, टीमों का जो मैच है, वो दोनों स्पेन के साथ अपना दूसरा मैच खेलेंगे। तो आज और कल बैक टू बैक मैच हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका फायदा हमें मिलेगा कि अगर भारतीय जैसे हॉकी टीम जीती है महिलाओं की, तो निश्चित तौर पे इसका मनोबल जो है, कल जो मैच खेलेंगे जहां हम उसी टीम से, तो मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त हमारे पास होगी। बिल्कुल, तो अपने लिसनर्स को बता दें कि कल शाम 5 बजे आप महिला हॉकी वाला जो मैच है और 7:30 बजे पुरुष हॉकी का मैच है, इन दोनों के रिजल्ट्स, इन दोनों पर नजरें हमारे स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बनी रहेगी। तो सुनते रहें इस अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और अगर हम देखें तो इसमें टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की ओर से 5वां ओवर अभी इन प्रोग्रेस है, कोई विकेट नहीं गिरा है। 19 रन श्रीलंका ने बना लिया है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो श्रीलंका की टीम में कुछ परिवर्तन किए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, श्रीलंका के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल था इस मैच में, क्योंकि पहले मैच में जिस तरीके से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो सारी चीजें जो हैं वो भारत के पक्ष में हैं सिद्धार्थ जी, निश्चित तौर पे। और हम इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम भी हैं दुनिया की जी। और वो नंबर 9 थे सीरीज शुरू होने से पहले, लेकिन वो मैच गंवाने के बाद वो नंबर 10 पे चले गए। तो ये मुकाबला एक तरीके से नंबर 1 और नंबर 10 के बीच में हो रहा है सिद्धार्थ जी। बिल्कुल, और वो मैच में दिखाई भी दे रहा है। मतलब पहले मैच में जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने किया प्रदर्शन, बल्लेबाजों ने किया प्रदर्शन, तो वो दिखाई दिया कि हम किस दर्जे की टीम है। और कुछ जो नए खिलाड़ी आए उसका भी असर देखने को मिला। तो और 2 बड़े खिलाड़ियों को हमारे आराम भी दिया गया, इसीलिए कि भैया आप नए खिलाड़ियों को आजमाइए, क्योंकि अभी आगे बहुत क्रिकेट है और T20 विश्व कप भी खेला जाना है। IPL का सीजन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा।
तो निश्चित तौर पे वो सब चीजें दिखाई दी और मुझे लगता है कि ये मैच भी हमारे लिए उसी तरीके से आसान होना चाहिए। जी बिल्कुल। और श्रीलंका की टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। बुनुरा फर्नांडो और दनुष्का गुनितलका की वापसी हुई है। वेंडरसे और लियानगे अभी फिलहाल मैच से बाहर हैं। भारतीय टीम में जैसा कि कोई बदलाव नहीं किया गया है। रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, वेंकटेश्वर अय्यर, रवींद्र जडेजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल टीम के हिस्सेदार हैं। और अभी जिस तरह से मैच 5 ओवर में हम ये कह सकते हैं कि 25 रन बना लिए हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आगे रन की जो गति है दबाव में है। इसका मतलब टीम अब ये है कि अगर गेंदबाज अगर कोई सफलता हासिल कर लेते तो ये बहुत और बेहतर होता जी। लेकिन जो रन है स्कोर बोर्ड पर वो कोई बहुत खास नहीं है। अगर यही गति चलती रही तो उनको जो है मुझे लगता है कि 100 के आसपास समेटा जा सकता है श्रीलंकन टीम को। बिल्कुल। और करंट जो स्कोर है वो पथुम निसंका जो है उन्होंने 8 रन बनाए हैं 12 गेंदों में। और दनुष्का गुनातिलका की अगर हम बात करें तो 18 गेंदों में 13 रन बनाए हैं, तो 4 एक्स्ट्राज हैं, कुल मिलाकर 29 रन है। तो कहीं न कहीं एक धीमी पारी की शुरुआत आप देखते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है वो जो दबाव है उनके ऊपर वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो सलामी बल्लेबाजों पर अगर इसी तरीके से गेंदें वो जाया करते रहे तो बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी कुछ खास करने को बचेगा नहीं सिद्धार्थ। तो ये उनके लिए बहुत अजीब स्थिति होगी कि उनके पास विकेट पड़े हैं लेकिन वो रन नहीं बना पाए, तो वो एक बड़ा अजीब होगा। तो उनको चाहिए कि तेज खेलें और जो भी कर सकते हैं करें और अगले बल्लेबाजों को मौका दें, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है और यहाँ पे तेज गति से रन बनाने की जरूरत होती है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि धीमी गति है कुछ और शायद एक पेस बढ़ाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये मैच थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। और फिलहाल अभी कोई विकेट नहीं गिरा है। 6वां ओवर चल रहा है और श्रीलंका की टीम ने बिना किसी विकेट खोए 30 रन बना लिए हैं। हाँ, तो वो धीमी शुरुआत कही जाएगी सिद्धार्थ, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा रन रेट नहीं कहा जाएगा T20 के हिसाब से। और मौसम भी है ऐसा कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है वहां पे तो आप बिल्कुल बारिश की आशंका वहां पे जताई जा रही है। आप अच्छे रन रेट से खेलेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और बाद में गेंदबाजी करने वालों को भी नुकसान है, वहां पे ओस होगी इतनी ज्यादा कि वो गेंद भी आपको करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपको क्या नुकसान अभी हो सकते हैं मैच में। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत ने लखनऊ में पहले T20 मैच में श्रीलंका को 62 रन से हराया था। तीसरा और अंतिम 20 मैच जो है वो भी कल धर्मशाला में ही खेला जाएगा। तो एकदम बैक टू बैक ये मैचेस भी हो रहे हैं। जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से मोहाली में और दूसरा 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सीरीज है इसके बाद। जी निश्चित तौर पे देखिए 2 टेस्ट खेले जाएंगे तो वो महत्वपूर्ण है काफी, और उसके लिए टीमें भी घोषित कर दी गई हैं और बदलाव भी हैं उसमें कई एक ऐसे महत्वपूर्ण। तो युवा खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 157 रन था। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 364 रन बनाए। आइए सुनते हैं इस पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। निचले क्रम की उम्दा बल्लेबाजी के बाद कागिसो रबाडा की धारदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 157 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। पहले मैच में करारी शिकस्त झेलने वाले दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले केशव महाराज और मार्को जेनसेन के बीच 9वें विकेट की 62 रन की साझेदारी की बदौलत पहली पारी में 364 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से कोलिन ग्रैंडहोम ने नाबाद 54 रन बनाए। दूसरे छोर पर डेरिल मिशेल 29 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। दोनों छठे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम अब भी दक्षिण अफ्रीका से 207 रन से पीछे है, जबकि उसके 5 विकेट बचे हुए हैं। दूसरे दिन पहला और आखिरी घंटा छोड़कर बाकी दिन दक्षिण अफ्रीका का दबदबा रहा। टीम ने दिन की शुरुआत 3 विकेट पर 238 रन से की, लेकिन न्यूजीलैंड ने लंच से पहले 60 रन पर 4 विकेट लेकर मेहमान टीम का स्कोर 7 विकेट पर 298 रन कर दिया।
जेनसेन और महाराज ने हालांकि 9वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इससे पहले सलामी बल्लेबाज सिरिल इरवी ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाते हुए शानदार 108 रन बनाए। हेगले ओवल के इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले टेस्ट की 2 पारियों में 95 और 111 रन ही बना सकी थी। कागिसो रबाडा ने इसके बाद न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को झकझोरा। इस तेज गेंदबाज ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम को विकेटकीपर काइल वेरेने के हाथों कैच कराने के बाद 5वें ओवर में विल यंग को भी मात्र 3 रन पर आउट कर मेजबान टीम का स्कोर 9 रन पर 2 विकेट किया। गेवन कॉनवे 16 रन बनाकर जेनसन का शिकार बने, जबकि इस तेज गेंदबाज ने पहले टेस्ट में शतकीय पारी खेलने वाले हेनरी निकोल्स को भी इरवी के हाथों कैच करवाया। रबाडा ने टॉम ब्लंडल को बोल्ड करके न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 91 रन किया। मिचेल और ग्रैंडहोम ने हालांकि इसके बाद अर्धशतकीय साझेदारी कर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को और सफलता हासिल नहीं करने दी और 45 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन का स्कोर बनाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के तीसरे दिन किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। नीलम अलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर हम देखें सचिन तो 5 विकेट पर 157 रन जो है ये न्यूजीलैंड ने बनाए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजी हुई है कागिसो रबाडा की अगर हम बात करेंगे, 12 ओवर उन्होंने फेंके हैं जिसमें से 2 मेडन है, 37 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मार्को यानसन ने उनका साथ दिया है। 12 ओवर उन्होंने भी किए, 2 मेडन फेंके हैं, 48 रन दिए हैं और 2 विकेट हासिल किया है। निश्चित तौर पर देखिए इन्हीं लोगों ने जो है पारी को हिलाने का काम किया है, क्योंकि अभी हम जो स्कोर देख रहे हैं वो तो तब है जब ये एक साझेदारी बन चुकी है जी अटूट दोनों के बीच में, जो ग्रैंडहोम और डेरेल मिचेल क्रीज पे टिके हुए हैं। नहीं तो आप देखिए ना 91 रन पे 5 विकेट इनके हो गए थे जी। तो मेजबान टीम इस टाइम मुझे लगता है कि दबाव में है, बैकफुट पे है इस मैच में। पहले मैच में भले ही उन्होंने बहुत अच्छी एक जीत हासिल करी जी, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा मुझे भारी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी में भी वो अच्छे रहे और गेंदबाजी भी उनकी तरफ से अब बहुत धारदार हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई ऐसा स्कोर बनाने में अब इनको सफल होने देंगे मेजबान टीम को जी वो कोई चुनौती दे सके। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका की ओर से जो सारेल अरवी ने 108 रन की शतकीय पारी खेली, वो कहीं ना कहीं उसने टीम को काफी निश्चित तौर पे देखिए नहीं, और उनके टैलेंटर्स ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया जी। लगातार अपनी टीम को उन्होंने बनाए रखने की कोशिश करी। 9वें विकेट पे 62 रन की साझेदारी हुई है केशव महाराज और मार्को जेनसन के बीच में, जबकि ये लोग तो गेंदबाज हैं, मुफ्ता टैलेंटर्स हैं, तो उन्होंने एक अच्छी साझेदारी करी। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो इस स्कोर तक पहुंचाने में इन सबका योगदान है। उनका तो है ही, सिरिल इरवी का तो है ही, उनका तो बड़ा योगदान माना जाएगा, उन्होंने शतक लगाया, लेकिन उसके अलावा टैलेंटर्स ने भी काफी अच्छा किया। बिल्कुल। तो कल देखना होगा कि आगे मैच का रुख क्या रहता है। बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग की, जिसके सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को 37-36 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही दिल्ली प्रो कबड्डी का खिताब जीतने वाली 6ठी टीम बन गई है। आइए सुनते हैं प्रो कबड्डी लीग पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। दबंग दिल्ली केसी ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली ने अंतिम रेत तक खिंचे 8वें सीजन के रोमांचक फाइनल मुकाबले में 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को 37-36 से हराया। दिल्ली के लिए यह सीजन खास रहा क्योंकि उसने इस साल 3 बार पटना को हराया, जिसे संभावित विजेता माना जा रहा था। सेमीफाइनल में यूपी योद्धा के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल करने वाली पटना की टीम अपनी क्षमता के साथ न्याय नहीं कर सकी, जबकि दिल्ली ने अपने 2 स्टार रेडरों नवीन कुमार और विजय मलिक की बदौलत चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पटना की ओर से गुमान सिंह ने सबसे अधिक 9 अंक बनाए, जबकि सचिन तंवर ने 10 अंक का योगदान दिया, लेकिन इस मैच में उसका डिफेंस नहीं चला। पटना के डिफेंस को सिर्फ 4 अंक मिले। दिल्ली के डिफेंस ने 11वें मिनट में अपना पहला अंक लिया, लेकिन उससे पहले नुकसान हो चुका था क्योंकि पटना ने दिल्ली को 10वें मिनट में ऑल आउट कर 12-8 की बढ़त बना ली थी। दिल्ली के रेडर बोनस पर खेल रहे थे, जबकि पटना के रेडर लगातार रनिंग हैंड टच से अंक ले रहे थे। इस दौरान हालांकि
पटना के डिफेंस ने भी नवीन के रूप में सिर्फ एक टैकल किया। दिल्ली के लिए दिक्कत की बात ये रही कि नवीन एक बार जो आउट हुए तो सीधे ऑल आउट के बाद ही मैट पर आ सके। दिल्ली ने हालांकि ऑल इन के बाद 2 अंक लिए और स्कोर 10-12 कर लिया। इसके बाद पटना ने लगातार 2 अंक लिए। फिर नवीन ने डू और डाई रेड पर अंक लेकर इस सीजन में अपने 200 रेड अंक पूरे किए। इस तरह दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ सचिन, दिल्ली को अगर हम देखें तो जितना शानदार प्रदर्शन उसने प्रो कबड्डी लीग में किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए दिल्ली के प्रदर्शन को ही अच्छा माना जाएगा। चैंपियन बने हैं और बहुत नजदीकी मुकाबला भी था, लेकिन पटना ने इसमें कुछ गलतियां ऐसी करी सिद्धार्थ, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी उनकी गलती थी कि उनको एक रणनीतिक चूक कर गए जो उनके लिए बहुत भारी पड़ी। उन्होंने जितने भी अपने सब्स्टिट्यूशन थे वो 34वें मिनट तक खत्म कर दिए, जिसके बाद जो अंतिम 6 मिनट तक उनके जो टॉप रेडर थे, सचिन, गुमान, प्रशांत, इनको बेंच पे बैठे रहना पड़ा। इनको वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि दिल्ली लगातार अंक लेती रही और पटना यहाँ पे पिछड़ गई। जी, तो ये एक बड़ी चूक उनके सामने आ रही है, जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा खेल है कि हम लोग भी इसके कोई बहुत अच्छे ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन जो ये माना जा रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने खत्म कर दिए 34वें मिनट तक और अंतिम 6 मिनट में उनके जो टॉप रेडर जो बेंच पे बैठे रह गए, उसका उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेट में हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में कल उनका सामना बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कैमरन नोरी से होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में मेदवेदेव को 5 सेट से हराने वाले नडाल को शुक्रवार को रूस के खिलाड़ी को 6-3, 6-3 से हराने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और अब सबकी नजरें फाइनल पर लगी हुई हैं। क्या कुछ लगता है? निश्चित तौर पे देखिए, नडाल ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने खेल का स्तर दिखाया था सिद्धार्थ जी, उसके बाद से तो अब ये लगता ही नहीं है कि ये मुकाबले उनके लिए कोई बड़ी चुनौती हो सकते हैं। जिस मैच में वो 2 गेम हारने के बाद वापसी करते हुए और कितना लंबा मैच उन्होंने खेला था। आप ये सोचिए, एक 35 साल के खिलाड़ी के लिए जिसको माना जा रहा हो कि वो अपने उम्र के उस पड़ाव पे है कि शायद अब वो कंटिन्यू बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे, और उनका फॉर्म बहुत जबरदस्त रहा है इस साल। जनवरी में उन्होंने देखिए लगातार मैच जीते, फरवरी में भी उनका यही रहा। अभी सत्र में वो अपने सभी 14 मुकाबले जीत चुके हैं जी, और अगर वो ये कल मुकाबला जीतते हैं तो ये इनका चौथा खिताब होगा। तो ये निश्चित तौर पे उनके प्रदर्शन को दिखा रहा है कि वो किस ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें नूरी की, तो उन्होंने जिस तरह से स्टेफानोस को हराकर बड़ा उलटफेर किया। जनवरी में अपने 4 मुकाबले गंवाने के बाद नूरी फरवरी में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वो इस महीने 10 मैच जीत चुके हैं, जबकि एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो फाइनल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चलते चलते बात करते हैं आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग में इस समय केरला ब्लास्टर्स और चेन्नई एफसी के बीच मुकाबला चल रहा है। अंक तालिका में केरला ब्लास्टर्स 27 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है, वहीं चेन्नई एफसी 8वें स्थान पर है, उसके 20 अंक हैं। और आज ही रात 9:30 बजे गोवा और मौजूदा चैंपियन मुंबई सिटी आमने सामने होंगी। मुंबई सिटी 4थे स्थान पर, उसके 28 अंक है, वहीं गोवा 18 अंकों के साथ 9वें स्थान पर काबिज हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मैच जो हैं वो ये सेमीफाइनल की अब जंग है इस टाइम देखिए, और जो भी ये मैच का आप जिक्र कर रहे हैं ये सभी इसी होड़ में बरकरार हैं टीमें। तो निश्चित तौर पे अब मुकाबले भी अंतिम दौर में आ चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा कि कौन सी 4 टीमें शीर्ष पे रहेंगी और सेमीफाइनल में खेलेंगी। तो बड़ा रोमांचक जंग है ये। बिल्कुल रोमांचक जंग है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कल एक रोमांचक मैच में जमशेदपुर ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। और अब श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सचिन, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।